नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत में इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जब कोई बड़ी इंडस्ट्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो कानून उसे कैसे देखता है। आइए इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को आज हम डिकोड करते हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का विकास, सीपीसीबी और एनजीटी जैसे एनफोर्सर्स, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज और वाइजैक गैस लीक के केस स्टडीज, और आखिर में रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए एक गाइड। अब जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी इंडस्ट्रियल लापरवाही की वजह से नदियां प्रदूषित हो जाएं या हवा जहरीली हो जाए, तो उस तबाही का बिल कौन भरता है? हर्जाना कौन देता है? ये कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा लीगल और फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसका सामना कॉरपोरेशंस को किसी भी डिजास्टर के तुरंत बाद करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का विकास। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1972 में OECD ने पहली बार इसके इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनाए थे। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा और दर्दनाक टर्निंग पॉइंट था 1989 की भयावह भोपाल गैस त्रासदी। इस हादसे ने हमारी न्यायपालिका को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इसी का नतीजा था कि 1996 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी या पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से अपना लिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है पल्यूटा पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण करेगा वही पैसे भरेगा। इस सिद्धांत ने गेम ही पलट दिया। इसने एकदम क्लियर कर दिया कि अब आम टैक्स पेयर्स के पैसे से कॉर्पोरेट प्रदूषण की भरपाई नहीं होगी। जो इंडस्ट्री पर्यावरण खराब करेगी, उसे साफ करने का, आगे के नुकसान को रोकने का और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का सारा खर्च उसी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल और स्ट्रिक्ट। अब आते हैं पार्ट 2 पर, एनफोर्सर्स, यानी इसे लागू कौन करता है। सीपीसीबी वर्सेस एनजीटी, इन दोनों संस्थाओं का रोल समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी, जिसका काम मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव है। ये एमिशन स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी, और ये बहुत पावरफुल है। ये एक जुडिशियल बॉडी है जिसके पास आर्टिकल 21 के तहत असीमित शक्तियां हैं। ये सुओ मोटो यानी अपनी मर्जी से भी मामलों का संज्ञान ले सकते हैं और भारी भरकम मुआवजा ठोक सकते हैं। एनजीटी का एक्शन ना एक भारी जुडिशियल हथौड़े की तरह होता है। चलिए अब इसे एक असली केस से समझते हैं। पार्ट 3, द स्टरलाइट इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट। 2013 के इस केस के फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज ने अपना कॉपर स्मेल्टर प्लांट बिना किसी रिन्यूअल के चलाना जारी रखा। मतलब तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई कंसेंट नहीं लिया। सीधे शब्दों में कहें तो इस कंपनी ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नियमों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और अंदाजा लगाइए इसका नतीजा क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा तय किया। 100 करोड़, ये बड़ा नंबर साफ दिखाता है कि अगर कोई बिजनेस पर्यावरण की कीमत पर मुनाफा कमाने की सोचेगा तो अदालतें उस पर कितना भारी फाइनेंशियल बोझ डाल सकती हैं। कोई छूट नहीं मिलेगी। अब एक और रीसेंट उदाहरण देखते हैं। पार्ट 4, वाइजैक गैस लीक कंपनसेशन। 2020 में विशाखापत्तनम में हुई ये घटना बेहद दर्दनाक थी। जब हम सब कोविड-19 के लॉकडाउन में थे, तब एलजी पॉलीमर्स इंडिया के प्लांट में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनदेखी की वजह से घातक स्टाइरीन मोनोमर गैस का रिसाव हो गया। इस गैस लीक ने कई मासूमों की जान ले ली और हजारों लोगों को तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ गई थी। इस भयानक घटना के तुरंत बाद रेगुलेटर्स ने जो किया वो उनकी पावर को दिखाता है। एनजीटी ने बिना कोई देरी किए दखल दिया और कंपनी को तुरंत 50 करोड़ रुपए का अंतरिम मुआवजा जमा करने का आदेश दे दिया। ये साफ मैसेज था कि जब बात इंसानी जान और पर्यावरण की हो तो एक्शन कितनी तेजी से और कितनी सख्ती से लिया जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि बात सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं हुई। 50 करोड़ तो बस शुरुआत थी। इसके साथ ही एनजीटी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी, प्लांट को पूरी तरह से बंद रखने का सख्त आदेश दिया और उस पूरे इलाके में किसी की भी एंट्री बैन कर दी। इससे एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि एनजीटी के पास सिर्फ फाइन लगाने की ही नहीं, बल्कि किसी भी कॉर्पोरेट ऑपरेशन को रातों रात पूरी तरह से ठप करने की असीमित पावर है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, पार्ट 5, गाइड टू रेगुलेटरी कंप्लायंस।
अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो ये 4 स्टेप्स आपके लिए मास्टर क्लास हैं। पहला, अपने सभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमेशा अप टू डेट रखिए। दूसरा, क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि एमिशन कम हो सके। तीसरा, पोल्यूशन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए। और चौथा, पर्यावरण से जुड़ी जो भी कॉस्ट है उसे पहले से ही अपने बजट में शामिल कर लीजिए। सच मानिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत करोड़ों का जुर्माना भरने से कहीं ज्यादा सस्ता और समझदारी भरा काम है इन नियमों का सही ढंग से पालन करना। और ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना कोई पीआर स्टंट नहीं है। भारतीय न्यायपालिका का साफ मानना है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक लीगल कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। तो इन सारे ऐतिहासिक फैसलों और सख्त कानूनों को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या आज के मॉडर्न उद्योग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इग्नोर करने का भारी रिस्क उठा सकते हैं? नियम तोड़ने के फाइनेंशियल और लीगल खतरे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि ये किसी भी बिजनेस को रातों रात खत्म कर सकते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।